यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ आपको अभी करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाँचवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों। पाँचवा जो आपका आता है 3 नंबर का, पाँचवें का क्वेश्चन है कि तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। तो ये प्रश्न एक मैं भी आपको कराऊंगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब किस दिशा में निम्नलिखित होता है। आकर्षण बल कब होता है और प्रतिकर्षण बल कब होता है, यह भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और साथ ही में आपको मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि दिष्टकारी युक्ति क्या होती है। दिए गए परिपथ में यदि डायोड डी के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सर्किट बना हुआ है जिसका जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ डायोड लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। मुझे जो आर है, इस आर के बीच हमें विभवांतर बताना है और दूसरा हमें बताना है प्रतिरोध आर का मान बताना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक के बाद एक करूंगा। पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्य फलन देहरी आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। और फिर अंगा वाला प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। प्रकाशिक तंतु यानी फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए, जो प्रकाशिक तंतु फाइबर होता है वो किस पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। और प्रकाश की किरणें कांच यानी एएनजी का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 4/3। माध्यमों के बीच संचरित होती है। इसमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है, ये आपको बताना है। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है। तो ये 5 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला वाला प्रश्न लेंगे, पांचवें का वाला प्रश्न लेंगे, ध्रुवण पर जो प्रश्न है। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न 5 का वाला है, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, यानी ध्रुवण की घटना क्या है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ध्रुवण वो घटना है, लिख लेंगे इसको, मैं बता दे रहा हूँ। ध्रुवण वो घटना है जिसमें किसी तरंग के कंपन को प्रसार की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी ध्रुवण वो घटना है जिसमें किसी तरंग के कंपन के प्रसार की दिशा को लंबवत केवल एक ही तल में सीमित कर दिया जाता है। अब मान लो कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जो आपका मैग्नेटिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर है, कुछ ऐसा चल रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। ध्रुवण में क्या हो जाएगा कि ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे, लंबवत किसी एक ही दिशा में ध्रुवित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण की घटना बोलेंगे। परिभाषा एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए। ध्रुवण वह घटना है जिसमें किसी तरंग के कंपन को प्रसार की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा है बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग में संभव नहीं होती परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ध्रुवण की जो घटना है वो अनुदैर्ध्य मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो ध्रुवण है बच्चों वो अनुदैर्ध्य तरंग में संभव क्यों नहीं है। देखो, अनुदैर्ध्य तरंग में जो कण का, आप जानते होंगे कि अनुप्रस्थ और ऊर्ध्व तरंगे पढ़े होंगे। अनुदैर्ध्य तरंग में जो पार्टिकल है यानी जो कण है उनका जो कंपन होता है यानी संचरण की दिशा के समांतर होता है। यानी कि मान लो वेव ऐसे चल रही है इस दिशा में, तो कण भी ऐसे ही ऑसिलेट करेंगे उसी के दिशा में, ठीक है। कण के ही समांतर जो वेव का होगा
उसी वेव कण के दिशा में ही वेव क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, यानी कण क्या होंगे उसी दिशा में कंपन करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ध्रुवण की घटना नहीं हो पाएगी। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होता है, जैसे इसमें रियल जो आपकी साउंड वेव की बात करें बच्चों, जो साउंड वेव है, ध्वनि ध्वनि जो वेव है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य वेव है ना, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसी तो साउंड का क्या हो सकता है, यानी कि साउंड का हम ध्रुवण नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों का हम ध्रुवण नहीं करा सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है, तो बिल्कुल होती है, इनका ध्रुवण संभव है। अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण संभव है क्योंकि इनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी कि मान लो अगर वेव ऐसे चल रही है तो इनमें जो कण होंगे उनका ऑसिलेशन ऐसे होगा, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसे समय मतलब लंबवत कर रहे होंगे, वेव अगर इधर चल रही है उसके लंबवत कण का क्या होगा, उनके लंबवत जो कंपन तरंग की जो संचरण की दिशा होगी वो लंबवत होगी, किसके, वेव के, वेव जिधर चल रही है उसकी दिशा के लंबवत होंगे। ठीक है, समझ में आया, जिन्हें एक निश्चित दिशा में रोका जा सकता है। तो अब हम इनका ध्रुवण करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ध्रुवण नहीं करा सकते। बस आपको यही जानना है कि अनुदैर्ध्य तरंग में जो कण का कंपन होगा, जिस दिशा में तरंग चल रही होगी उसी दिशा में कण का कंपन हो रहा होगा। और अनुप्रस्थ में होगा, अनुप्रस्थ में क्या होगा, जिधर वेव चल रही है उसके लंबवत कण का कंपन हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे है ऐसे, तो इसके लंबवत हो रहा है। तो अनुप्रस्थ में हम करा सकते हैं, अनुदैर्ध्य में नहीं करा सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए खा वाला प्रश्न देखेंगे, मैंने आपको ये पूरा समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब खा वाला प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। खा वाला आप ध्यान से सुनना बच्चों। दो समांतर चालकों के बीच, दो समांतर तथा सीधे धारा चालक के बीच लगने वाले बल कब किस दिशा में निम्नलिखित होता है। तो आकर्षण बल कब होता है, जब दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये है, दो चालक है यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें धारा की, एक चालक आपका ए है और एक चालक आपका बच्चों बी है। तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों में धारा एक ही दिशा में, इसमें करंट I1 चल रही है बच्चों और इसमें करंट क्या चल रही है, I2 चल रही है। तो जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होगी और ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में होंगे, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में होंगे, तब क्या होंगे, एक दूसरे पर ये आकर्षण बल लगाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और जब एक तार आपका ए है और दूसरा तार आपका बी है, एक में करंट I1 बह रही है और एक में करंट I2 बह रही है। ठीक है, दोनों में अलग अलग धारा बह रही है। ठीक है, तो इस केस में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। यानी चालकों में अगर धारा सेम दिशा में बह रही है तो आकर्षण बल लगेगा, चालक में धारा विपरीत बह रही है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बस इतना ही लगाना, डायग्राम बना करके लिख देना। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाइए बच्चों, गा वाला जो प्रश्न है, गा वाला कैसे हल करेंगे। कि पूछा है कि दिष्टकारी युक्ति क्या होती है। ठीक है, दिष्टकारी हम किसको बोलते हैं, रेक्टिफायर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, दिष्टकारी को रेक्टिफायर होता है। ये होता क्या है, तो ये एक उपकरण होता है। दिष्टकारी क्या होता है, एक उपकरण होता है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, क्या होता है बच्चों, एक उपकरण है, एक उपकरण होता है जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अब जैसे कि आप चार्जर है, चार्जर जो है घर में आपकी जो बिजली आ रही है वो कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। अब हम चार्जर की मदद से क्या करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या टैबलेट को क्या चाहिए,
डायरेक्ट करंट चाहिए डीसी, तो हम चार्जर इस्तेमाल, चार्जर्स के अंदर क्या लगा होता है, यही डिवाइस लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, ये एसी को डीसी में बदल देता है। समझ में आया। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है आपका गा वाला, तो चलिए न्यूमेरिकल में आपको करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल में क्या है कि यहाँ पे वी टोटल की बात करें, बैटरी का विभव कितना दे रखा है, वी टोटल, तो वी टोटल है, वी टोटल दे रखा है बच्चों आपका 1.5 वोल्ट, ठीक है। और डायोड का विभव भी दे दिया है क्वेश्चन में, वी डी, यहाँ पे यहाँ का जो वी डी है यानी डायोड का विभव कितना दिया है, 0.5 वोल्ट, और यानी वी डी इक्वल टू 0.5 वोल्ट। और इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा बच्चों 5 मिली एम्पियर धारा दे रखी है, ये आई की वैल्यू है, आई कितना है, 5 मिली एम्पियर। तो इसको मिली एम्पियर को हम किस में कन्वर्ट कर लें, एम्पियर में, ठीक है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करके लिखा जाए तो आई का मान हम लोग एम्पियर में लिखेंगे। देखो आई दे रखा है 5 मिली एम्पियर, तो 5 × 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब किरचॉफ के नियम से क्या होगा बच्चों, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जितना टोटल होगा, जितना सर्किट का वोल्टेज होगा, उतना ही वोल्टेज वो डेवलप करेगा, यानी वी आर प्लस वी डी। हमें इसका विभव बताना था, वी आर का विभव बताना था, तो वी टी इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस वी डी। वी टोटल कितना दिया है 1.5, वी आर हमें निकालना है बच्चों, और प्लस वी डी की वैल्यू कितनी है, वी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 माइनस 0.5, ये कितना उत्तर आ गया, ये उत्तर आपका आ गया है 1.0 यानी 1 वोल्ट, ठीक है, ये वी आर आ गया। तो आपसे क्या बोला, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, यानी वी आर का विभवांतर कितना निकल के आ गया, 1 वोल्ट, ठीक है। अब उसके अलावा क्या पूछा है कि प्रतिरोध आर का मान भी बताना है, तो आर का मान हम किससे निकाल लेंगे, आर का मान हम ओम्स लॉ से निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ आपको निकाल रहा हूँ, ठीक है, आर का मान निकालेंगे ओम्स लॉ से। आर इक्वल टू क्या होगा, वी आर अपॉन का आई, ठीक है। तो वी आर कितना है, वी आर की वैल्यू है 1 वोल्ट, ठीक है, अभी मैंने निकाला। और धारा कितनी बह रही है, 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10 की घात ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पे 10 की घात जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 ओम। तो ये आर का मान कितना आ गया, 200 ओम। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आप इस तरह सॉल्व करेंगे, आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए घा वाला हम आपको सोल्यूशन बताते हैं, घा वाला सॉल्व करके बताएंगे। फिर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो है घा वाला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव की परिभाषित कीजिए तथा सूत्र लिखिए। तो पूरा थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ कार्यफलन का, कार्यफलन, ठीक है। तो कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा
को कार्यफलन बोलते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं बच्चों। और फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। एच क्या है? प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। और न्यू नॉट क्या है? देहली, क्या है बच्चों? देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। ठीक है, इसको लिखेंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि देहली आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे हेडिंग डालना, क्या डालेंगे? देहली आवृत्ति। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, तो आपतित क्या है बच्चों? डेफिनेशन, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो। यानी वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा सके। ठीक है, उसको हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। फिर निरोधी विभव क्या होता है बच्चों? तो हेडिंग डालना है यहाँ पे निरोधी। एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछी है सब, क्योंकि तीन चीज़ 3 नंबर में है। तो निरोधी विभव क्या है? एनोड पर लगाया गया ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती हो, है ना। एनोड पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाइव, है ना। यहीं से जो ये कहाँ से निकल के आता है आपका? ये आइंस्टाइन की इक्वेशन आती है। ठीक है, तो ये निरोधी विभव के लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको घा वाला पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अंगा वाला लास्ट प्रश्न आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंगा वाला प्रश्न पूछा है कि प्रकाशिक तंतु को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तंतु फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसकी जो कार्यविधि होती है वो किस पर होती है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे होती है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होती है। ठीक है, फिर पूछा प्रकाश किरणें कांच। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एयर से ग्लास, ये 3/2 का मतलब है 1.5। क्या है? 1.5। और 4/3 का मतलब है 1.33 लगभग। ठीक है, अब सघन और विरल माध्यम बताना है इसमें। तो देखो, जो ये कांच का अपवर्तनांक दे रखा है और ये वाटर का अपवर्तनांक दे रखा है, इसमें आपको सघन और विरल माध्यम कौन है? तो सघन कौन सा आपका? कांच है। कांच आपका क्या है भाई? अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए एन जी इक्वल टू 3/2 है और इसकी वैल्यू 1.5 है। ठीक है, और ए एन डब्ल्यू दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यानी ये कांच और वाटर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन डब्ल्यू। ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन डब्ल्यू। तो सघन माध्यम कौन सा हो गया? ये आपका ग्लास सघन माध्यम हो गया। ये क्या हो गया? विरल माध्यम। ये आपका क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है ए एन जी और विरल माध्यम है आपका ये। ठीक है, समझ में आया। फिर सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों साइन सी इक्वल टू एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। यानी क्रांतिक कोण इक्वल टू होता है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे हो जाएगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? साइन सी इक्वल टू होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 4/3
और सघन माध्यम का पूर्णांक कितना है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, यानी सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, इसको हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सारे 3-3 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेगा जो कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ईजी होंगे, आसान होंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।